वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए सर हम लोग फिर से क्वेश्चन खेल लें। ये हमारे T5 का मतलब टेस्ट सीरीज 5th जिसमें फर्स्ट 11th होल सिलेबस का ये टेस्ट पेपर जो आपने दिया होगा हिंद गुरु में, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 प्लस ऑफ 2 साइन ओमेगा टी। एक्चुअली में ये 3 प्लस 2 साइन ओमेगा टी ये जो पूरा का पूरा ये टर्म है दैट इज इन वन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन मानिएगा, है ना। मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 3 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज, द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज। अब बेटा अगर आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम दैट वी हैव, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है मेरा लाल? बोलो बेटा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना बेटा? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। मगर सर ये इक्वेशन में तो 2 साइन ओमेगा टी से पहले 3 भी है। ओ तो सर एक बात बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ओमेगा टी? हाँ सर, लिख सकते हो। देखिए सर, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन में a साइन ओमेगा टी वाले टर्म से पहले कोई टर्म आ रहा है तो पहली बात तो इस इक्वेशन को समझो ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है आपको। तो बेसिकली जब भी ऐसा आपको दिखे ये बात आप समझ लो कि जो आपकी मीन पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, रादर वो शिफ्ट हो गई है, रादर वो शिफ्ट हो गई। मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, दो वर्ड में फर्क समझना, मैं ये नहीं कह रहा इनिशियल पोजीशन, ना 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 ना, इनिशियल पोजीशन को फेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो आप, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है, मतलब जहां पे नेट फोर्स 0 होता है वो पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, रादर x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 पर है, अर्थात x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे मीन पोजीशन है। x इज इक्वल टू 3 पे क्या है? मीन पोजीशन है। और इसका अगर एम्पलीट्यूड कहा जाए तो एम्पलीट्यूड के लिए इस पार्ट को अभी भी इसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो 2 ही है, बट इसमें बस एक बात याद रखो कि मीन पोजीशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू अ न्यू पोजीशन x इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गई बात? तो एम्पलीट्यूड तो सर 2 ही रहेगा, एम्पलीट्यूड तो 2 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। Position of a particle varies as x is equal to 2t plus of 3t square, where x is in meter and t is in seconds. The average velocity of the particle in time interval 1 second to 2 second। बेटा आप सबको मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो एवरेज वेलोसिटी होता है सर डेल्टा x बाई डेल्टा टी, दैट इज द चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। कब और कब के बीच में पूछा गया है तो दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में। तो आप डेल्टा एक्स को जानते हो कि आप लिख सकते हो x2 माइनस ऑफ x1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1, ऐसा लिख सकते हो। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो t की वैल्यू 2 रख दो, x2 की वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू यहां 2 रखो, आओ रखें। तो 2 2 इज द 4 प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 4 4 3 इज द 12, 12 प्लस ऑफ 4 दैट विल बी 16 आई होप, ठीक है। उसके बाद 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 2 प्लस ऑफ 3 विल बी 5, तो 16 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 1, दैट इज 2 माइनस ऑफ 1 इज 1 एंड दिस इज 11, तो 11 बाय 1 विल बी 11 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस value of R upon CV is equal to 0.4, then the gas consists the molecule which are, देखो R अपॉन CV की वैल्यू आपको गिवन है, अगर आपको याद हो तो बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। R अपॉन CV की वैल्यू अगर आप याद करो तो दिस विल बी गामा माइनस ऑफ 1, बिकॉज CV को अगर R के टर्म्स में लिखा जाए तो CV होता है R अपॉन गामा माइनस 1, तो R अपॉन CV इज इक्वल टू गामा माइनस 1 लिख सकता हूं मैं यहां से। और R अपॉन CV की वैल्यू कितनी है? 0.4 है, इसका मतलब 0.4 इज इक्वल टू गामा माइनस ऑफ 1, तो यहां से गामा विल बी इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 0.4 दैट इज 1.4, और 1.4 अगर आप करोगे तो वो कौन सी गैस हो जाएगी? तो ऑब्वियसली दैट विल बी डायएटॉमिक, डायएटॉमिक, राइट। आगे देखिए,
If the frequency of a particle executing simple harmonic motion is f, then the frequency of its total energy. अभी इसमें थोड़ा सा बेहतर कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। अब कोई बच्चा अगर वो ऐसे याद कर ले कि भाई काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है, तो फिर वो सन्नाटे में चला जाएगा वो फ्रीक्वेंसी 2f लिखने में। यहां पर उसने काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी। क्या कहा बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी। और आप सबको मालूम है कि आपके एसएचएम में जो टोटल एनर्जी है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, राइट। यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म है ही नहीं, ये एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है, ये एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया रे सर, आहार है सर। अब देखो इस सवाल को देखो, बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स व्हेन केप्ट इन एयर एंड 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन केप्ट इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 50 से 40 पे पहुंचता है 10 मिनट में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इन नेक्स्ट 10 मिनट्स इट्स टेम्परेचर विल बी। अब देखिए आपसे वो कह रहा है कि अगले 10 मिनट में उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो देखो यार, अगर ये सवाल आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता तो आप लोगों को याद होगा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तब हम लगाते हैं जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो, अदरवाइज तो फिर वो स्टीफेंस लॉ लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बहुत स्मॉल है, पहली बात। दूसरी बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर आप याद करो तो अगर इसको मेथड से सॉल्व करने जाओगे, तो मैं सिर्फ मेथड बता दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा मेथड से, आई एम जस्ट गिविंग यू द मेथड। कि मेथड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तो तरीका हो सकता है इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाए, और विदाउट इंटीग्रेशन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर divided by the time will be written as equal to minus of k multiplied by theta average लेते हैं, थीटा मतलब टेम्परेचर, तो थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ थीटा नॉट। थीटा नॉट कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। दो बार आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली बार आप क्या लिखोगे? पहली बार आप लिखोगे टेम्परेचर का डिफरेंस 50 और 40, मतलब यहां लिखोगे 50 माइनस 40, ठीक है। मतलब अगर सॉल्व करना हो तो ऐसे लिखोगे पहली बार में 50 माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाय टाइम इज 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। यहां पर आप लिखोगे 50 प्लस ऑफ 40 दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दैट विल बी 20। दिस विल बी वन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स इस टेम्परेचर विल बी, अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो जब हम ये 10 मिनट पे आ गए तो टेम्परेचर 40 हो गया है। अब अगले 10 मिनट में 40 से और कम होगा, है ना। तो क्या लिखा जाएगा? 40 माइनस ऑफ न्यू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि टाइम 10 मिनट्स में आगे का टेम्परेचर पूछ रहा है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई फर्क इस केस में नहीं पड़ता, तो ये होगा। अब बाकी आप इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा दैट विल बी अबव 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूरा सॉल्व करके वेरीफाई करना है तो दिस विल बी द मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व, राइट। This will be the method by which you can solve. Otherwise आप एक बात याद रख सकते हो कि ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, जिसको रेट ऑफ कूलिंग कहते हैं आप, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ठीक है, ये ऐसा होता है ना, टेम्परेचर के डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये टेम्परेचर के डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक बात क्लियर है सर कि इसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग कम होता जाएगा। भाई बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ तो डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग वो भी कम होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगी? रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब पहले जल्दी ठंडा हुआ तो उसके बाद उसको ठंडा होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं आई बात समझ में? मतलब अगर पहले 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था 10 मिनट में, तो अब उसी 10 डिग्री सेल्सियस को कम होने में, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कम होने में जो टाइम लगेगा वो 10 मिनट से ज्यादा होगा, 10 मिनट से ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये बात तो क्लियर है कि सर 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज नहीं होगा, 10 से कम से डिक्रीज होगा, 10 से कम डिक्रीज होगा टेम्परेचर। और 10 से कम डिक्रीज होगा तो 40 माइनस ऑफ
10 से छोटी वैल्यू लो तो 30 से बड़ा रिजल्ट तो आ ही जाएगा, तो इसीलिए द आंसर विल बी अबव 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आगे बढ़ते हैं। Two forces 6 Newton and 2 Newton are acting on a particle along x-axis and y-axis simultaneously. The net work done to displace the particle from 0, 0 to 3, 2, 4. एक बात क्लियर है सर कि ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम ये कर सकते हो कि दो फोर्सेस है 6 न्यूटन एंड 2 न्यूटन ऑन पार्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं फोर्स का अगर वेक्टर फॉर्म लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 6i कैप प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ 2j कैप, ये लिख सकता हूं। और दूसरी बात, आपको पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया गया है, डिस्प्लेस कराया गया 0 to 3, 0 to 4। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 है और वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 है। तो आर की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप। और वर्क डन अगर आप लिखोगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे 6 3 18 और 4 2 कितना हो गया, 4 2 8 हो गया। तो 18 8 26, तो 26 जूल विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट बेटा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। तो यहां पर जो एंगुलर स्पीड है बॉडी की वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ओमेगा इज इक्वल टू 4t माइनस ऑफ टी स्क्वायर। द टाउ एक्टिंग ऑन इट चेंजेस विद द टाइम t अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो पहली बात तो ये समझो, एक तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है साहब r क्रॉस f या f इंटू आर परपेंडिकुलर एफ आर साइन थीटा, जो भी कह लीजिए। दूसरा फॉर्मूला टॉर्क का होता है i इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा। इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दोगे तो यू नो द वैल्यू ऑफ I, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको अल्फा डायरेक्टली गिवन नहीं है बट यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा, आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन है, आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन है। और आपको मालूम है कि अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा कैन बी रिटन एज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा कैन बी रिटन एज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो 4 विल बी केप्ट एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 और यहां पर डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू 2t। दिख रहा है आपको भाई, ये 4 एज इट इज रखा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 8t, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू i इंटू अल्फा, i इंटू अल्फा करेंगे तो i मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 माइनस ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई t के साथ। अगर आप टॉर्क देखें आप टाइम के साथ, तो दिस रिलेशन इज लीनियर। पहली बात तो ये नजर आ रहा है कि ये रिलेशन t के साथ लीनियर है। दूसरी बात, यहां पर अगर आप स्लोप देखें तो स्लोप निगेटिव दिख रहा होगा आपको, t के साथ जो वैल्यू है दैट विल बी द स्लोप। तो स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। अच्छा, तीसरी बात ये भी है कि अगर आप इसमें t की वैल्यू को 0 कर दो तो आपका टाउ 0 तो नहीं हो रहा, ऐसे भी चेक कर सकते हो। t की वैल्यू को 0 करो तो टाउ की वैल्यू 8 आ रही है विच इज नॉट 0। इसका मतलब t 0 पे टाउ 0 नहीं है और लीनियरली चेंज हो रहा है। तो लीनियर चेंज इन दोनों में है, क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप निगेटिव है, स्लोप भी कैसा है, निगेटिव। इसमें देखो स्लोप पॉजिटिव है और इसमें स्लोप कैसा है, निगेटिव है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये वाला आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। The total internal energy of 2 moles of rigid diatomic gas of temperature T naught is। बेटा ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप सबको मालूम है कि टोटल इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है साहब, n की वैल्यू 2 है, CV डायटोमिक कहा है, ठीक है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस ऑफ टेम्परेचर। रिजिड डायटोमिक कहने का मतलब देयर विल बी नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयर विल बी नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर हो गई बात। अच्छा, CV को हम क्या लिख सकते हैं, F/2R इंटू डेल्टा F/2R। F डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक गैस इज 5, तो 5/2 इंटू R मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T विच विल बी T नॉट, राइट। 2 से 2 खत्म हो गया सर, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 5R T नॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं। कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया constant, the angular momentum of a body is increased by 20%, the percentage increase in its rotational kinetic energies। अब देखो, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट रखा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी को इंक्रीज कर रहे हो। तो आप सबको मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट रखोगे तो एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने का जो कारण है, जो कॉज है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 20% बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ऑफ 20% ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 5 10 हो गया और यहां ले आओ
तो 6 ओमेगा डिवाइडेड बाय 5 हो गया और 6/5 ओमेगा आ गया, ये है ना, 6/5 ओमेगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये आपकी नई वाली वेलोसिटी है। तो हमसे क्या कह रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज इंक्रीज का मैं बार बार मतलब समझा चुका हूं कि फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी द परसेंटेज इंक्रीज। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसमें लिखोगे तो आपको दिखेगा कि हाफ इंटू आई, फाइनल की जगह आप क्या लिखोगे, 6 ओमेगा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। भाई यहाँ वाला भी ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 25 माइनस ऑफ 1 इंटू कितना 100। ठीक है, 36 में से 25 घटा दीजिए तो 26 माइनस 25 तो कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 44%। दिस विल बिकम इक्वल टू 44%। कहाँ है भाई यहाँ 44%, यहाँ है। तो दिस विल बी द 44%। आई होप आपको समझ में आ रहा है। Okay, we move to the next question. A boy can swim with a speed of 10 meter per second with respect to the which is flowing at a speed of with respect to the river which is flowing at a speed of 5 meter per second. If boy wants to cross the river, minimum time. अब सबको मालूम है बेटा कि अगर मिनिमम टाइम की वैल्यू पूछ रहा हो, टाइम मिनिमम कब लगता है, जब परपेंडिकुलर टू द रिवर वो स्ट्रोक्स करे, है ना, परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो परपेंडिकुलर टू द रिवर अगर वो स्ट्रोक्स लगाएगा तो मिनिमम टाइम लगेगा। तो टाइम मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो होती है डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए बॉय can swim with a speed of 10 meter per second with respect to the river which is flowing at a speed of 5 meter per second, है ना, 5 meter पर सेकेंड। अच्छा साहब, 5 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है, तो बॉय की जो वेलोसिटी है, अगर वो बॉय की वेलोसिटी देखी जाए तो कितनी हो गई सर, बॉय की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और रिवर की विड्थ कितनी है 200, रिवर की विड्थ कितनी है 200, बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर आपको पता है, तो 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। दिस विल बी द आंसर, राइट। तो 20 सेकेंड्स विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी v स्क्वायर इज प्लॉटेड अगेंस्ट अ स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट x स्क्वायर, द ग्राफ ऑब्टेन्ड विल बी। तो ग्राफ कैसा होगा, तो पहली बात चलो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x। वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लीनियरली रिलेटेड है। वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लीनियरली रिलेटेड है, कंफ्यूज ना होना। वी एक्स का नहीं पूछा, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का पूछा, तो दे आर लीनियरली रिलेटेड। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है, स्क्वायर शेप पार्क हैज एन एरिया ऑफ 400 प्लस ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर, द साइड ऑफ द पार्क इज, ये मीटर स्क्वायर यहां लिखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता, खैर द साइड ऑफ द पार्क इज, है ना, पार्क के साइड की लंबाई बतानी है, ये स्क्वायर शेप्ड पार्क है। तो आप देखो सर, इसका अगर हम इसका साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर बताएंगे तो एरिया में अगर एरर है तो जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पार्क में भी एरर होगा। अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज रिटन एज इक्वल टू एल स्क्वायर लिखा जाता है, तो एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए लिखा जाएगा। अंडर रूट ऑफ ए का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 400, अंडर रूट ऑफ 400 का मतलब हो गया 20, राइट। ये अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब हो गया 20। ये तो हो गया इसकी वैल्यू। अब इसमें एरर अगर हम निकालें तो एरर कितना होगा, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल, दिस विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। तो अगर हम इसमें फ्रैक्शनल एरर देखें तो दैट इज 0.4, तो यहां देखो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 1/2, फ्रैक्शनल एरर इसमें कितना है 0.4, और 0.4 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सोच के देख लीजिए आप, तो 0.4 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 20, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक मिनट देखिए, 1/2 ये 0.4 है, तो 0.4 इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 10 लगा सकते हैं, ये डेसिमल हटा सकते हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4, 2 5 कितना हो गया 10,
ठीक है, तो 1/5 हुआ ना ये कितना हो गया 1/5, और 1/5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/5 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.02। तो इसका मतलब है कि लेंथ की वैल्यू अगर लिखी जाए तो कितनी हो जाएगी 20.00 प्लस माइनस ऑफ 0.02 मीटर। ये आ जाएगा सर आपका, ये आ जाएगा सर आपका क्या लेंथ, है ना। कौन सा आंसर है देख लो, तो मेरे हिसाब से तो साहब ये वाला है, और ऑप्शंस भी बड़े आसान ही दे रखे हैं तो इसलिए इतना मसला नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम सिलेंडर क्लैंप बिटवीन द रिजिड सपोर्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 50 केल्विन इज। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इतनी है और अल्फा की वैल्यू इतनी है। अब देखो अल्फा की वैल्यू इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ केल्विन, तो यू डोंट नीड टू चेंज इट, राइट। अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो हमें चेंज करना पड़ता, मगर इट इज ऑलरेडी इन केल्विन, राइट। तो आप देखो हमारा जो थर्मल स्ट्रेस होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस की अगर हम वैल्यू निकालें, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, तो थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है y टाइम्स ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। y मतलब यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 7 × 10⁻10, अल्फा की वैल्यू 2.4 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस इज 50। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7×5 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 का पावर 10 और ये 10 का पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 5 और यहाँ का एक 10 मैंने एज इट इज रखा है, तो ये 10 का पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 84 बन जाएगी और ये 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो 84 × 10⁻6 या 8.4 × 10⁻7 पास्कल, मेरे हिसाब से ये आंसर है, राइट। इसको सॉल्व करके देख लेना, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8.4 × 10⁻7 पास्कल। आगे बढ़ते हैं। In a stationary wave on a stressed string, strain is maximum at nodes, strain is maximum at antinodes, strain is maximum at nodes, minimum at nodes and amplitude is 0 at every point. Strain is maximum at nodes. क्यों? क्योंकि भाई जब भी आप स्टेशनरी वेव की बात करते हैं तो नोड्स पे जो स्लोप होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो उस केस में लोड का अगर आप सोचेंगे तो लोड मैक्सिमम होगा एट नोड्स, ठीक है। तो इसीलिए स्टेशनरी वेव में, स्टेशनरी वेव स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के स्टेशनरी वेव में आपका जो स्ट्रेन है वो मैक्सिमम कहां पर होता है, तो मैक्सिमम होता है नोड्स पर। कहां पर होता है? नोड्स पर। स्लोप मैक्सिमम है नोड्स पर। आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ द गिवन मेजर्ड वैल्यू अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर साफ नजर आ रहा है कि आपको 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और 5 को ड्रॉप करने से पहले वाला डिजिट जो है वो देखते हैं, अगर हम वो इवन होता है तो उससे पहले वाले को छोड़ देते हैं एज इट इज, और ये इवन है तो इससे पहले वाले को एज इट इज छोड़ देंगे तो 3.96 आ जाएगा, राइट बेटे। आगे बढ़ते हैं। इफ अ वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप, देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज, ये ए आई कैप है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट निकालना है तो सीधी सी बात पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री, सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0, एंगल क्या 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0। तो क्या लिखोगे आप, आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करिए किसके साथ, ए आई कैप प्लस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप, और इसको किससे इक्वेट कर दीजिए, 0 के साथ। अगर 0 के साथ इक्वेट करोगे ये ए हो जाएगा, ये जे और जे 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे हिसाब से, तो 0 आ रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Two objects A and B are moving with a speed of 6 km/h and 10 km/h respectively in the same direction. The relative separation between them after 3 hours is। बड़ा सिंपल सा सवाल है बेटा। भाई दो बॉडीज है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लिखते हो आप, अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करते हो, सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस ले लेते हो आप, है ना। दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस ले लो, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, 3 घंटे में इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम इनिशियली बोथ आर एट द सेम पोजीशन, इनिशियली दोनों सेम पोजीशन पे है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो 10 और -6 तो कितना हो गया 4, और 4 × 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन विल बी 12 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन विल बी 12 किलोमीटर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे केस में रिलेटिव लगाना ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली with velocity v attains a maximum height of h. In order to double the height attained, the velocity of the ball should be। तो देखो अगर आपने किसी बॉल को फेंका है वेलोसिटी v से, तो ये कितने हाइट पे जाता है, तो दिस रीचेस टू अ हाइट ऑफ h, ये h हाइट तक पहुंचता है,
ये h हाइट तक पहुंचता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट h। इसका मतलब मैं यहाँ पर पहले केस में लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। दिस इज माई वन इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात देखो सर, दूसरी बात अब आपसे कह रहा है कि हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल शुड बी इन ऑर्डर टू डबल द हाइट। आपको हाइट को क्या करना है, डबल करना है। तो हाइट को डबल करोगे तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो हाफ इंटू एम इंटू वी डैश लिख देता हूं मैं, वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई 2h लिख सकता हूं। हाँ सर 2h लिख सकते हो। अब देखो एम इंटू जी एच हाफ एम वी स्क्वायर है, इस वैल्यू को यहां रख दो तो आप ऐसे लिख सकते हो हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी एच की जगह क्या रख दो, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 2 है वो एज इट इज रहेगा। तो हाफ हाफ एम कैंसिल हो गया, वी डैश का स्क्वायर 2v स्क्वायर के बराबर हो गया। तो v डैश किसके बराबर हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ v। v डैश किसके बराबर हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ v के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 kg travels in a straight line with a velocity of v is equal to x to the power 3 by 2. The work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4. x is equal to 0 to x is equal to 4. तो इसमें यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए भाई आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मत करिएगा, आप सीधा सीधा क्या लगा सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी सोचा जा सकता है या सोच सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज ऑल्सो इक्वल टू द वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर वर्क डन है तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू एम, एम की जगह आप लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर आप रख दीजिए 4 का पावर 3 बाई 2 और यहां पर आप रख दीजिए 0। तो ये आप यहां से सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 2 से 2 छमछमा गया सर। तो यहां पर 4 का पावर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए ये 4 का स्क्वायर रूट किया तो हमारा कितना आ गया 2, और 2 का ये वाला देखिए सर ये 4 है तो ये 4 का कितना हो गया, 4 का 4 16 14 64 और 64 का स्क्वायर रूट करिए, 64 का स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है 64 है ना ये, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, तो ये 64 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है 4 मीटर ही का है ना हमसे, ये 8 आ जाएगा, 8 आना चाहिए ये तो। हाफ इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वी का स्क्वायर। ओहो माई बैड, यहां पर एक चीज मुझसे छूटी है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है यहां पर v का स्क्वायर है ना और v की वैल्यू मैंने बाद में पुट नहीं की, तो 4 का पावर 3 बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ 0 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 2 से 2 छमछम हो गया है, 2 से ये 2 भी छमछम हो जाएगा। ठीक है तो 4 4 16 16 4 64 मतलब 64 जूल, 64 जूल इज द आंसर, राइट आंसर इज 64 जूल। आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, नहीं, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, नहीं, रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बेसिक से डेफिनेशंस पे बेस्ड है, इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ इंडिपेंडेंट फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, हीट। इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली ये स्टेट फंक्शन है, इट इज नॉट पाथ फंक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यहां का भी मीटर यहां होता तो अच्छा होता। ठीक है 10 मीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इज। भाई आपको एवरेज स्पीड बताना है तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू आधा सर्कल कंप्लीट कर रहे हो आप, तो पूरा सर्कल 2πr, तो आधा सर्कल कितना होगा πr डिवाइडेड बाय टाइम। अब नाउ द पॉइंट इज कि यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, आपको टाइम की वैल्यू पता नहीं है। इंस्टेड उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई इस स्पीड से वो चल रहा है, इस स्पीड से वो चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू हम क्या लिख देंगे भाई, फिर से πr डिवाइडेड बाय व्हाट v, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा v, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इज कॉज फॉर डूइंग वर्क एंड वर्क इज द इफेक्ट, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट पावर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला स्टेटमेंट सही है, एनर्जी इज द कॉज, एनर्जी की डेफिनेशन ही है कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। ठीक है तो एनर्जी इज कॉज फॉर डूइंग वर्क एंड वर्क इज द इफेक्ट ऑब्वियसली। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात तो सही है, बट पावर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात गलत है ना, ये बात गलत है। तो सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं।
In a uniform circular motion, speed remains unchanged, velocity does not change with time, magnitude of centripetal acceleration changes, both A and B. भाई सीधी बात है, आपको पता है कि अगर डायरेक्शन कहता तो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की चेंज होती है, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होता है, सिर्फ कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, तो दैट इज स्पीड, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द पार्टिकल ट्रेवल्स विद। अब आपको यहां पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। आपसे कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, दिस विल बी लाइक दिस, s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब अगर s प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, तो वो आपसे क्या कह रहा है, देन द पार्टिकल ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो चलो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, s इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर लिख सकता हूं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने मन से मान लिया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, ds बाई dt की वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ट्वाइस ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई t हो जाएगी। हाँ सर, मतलब वेलोसिटी जो है वो समय के साथ बढ़ेगी, है ना, वेलोसिटी जो है वो समय के साथ बढ़ेगी। चलो इस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो एक्सेलरेशन बनेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, dv बाई dt होगी, तो ये कितना आ जाएगा 2k। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है मगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आगे बढ़ते हैं। Three identical particles each of mass m are kept at vertices of an equilateral triangle edge of length l. The net gravitational field at centroid due to these particles is, मतलब तीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ये दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, यहां पर भी एक पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल। आसान सी बात रखी गई है कि मास m है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, और साइड की लंबाई कितनी है, यहां भी l है, यहां पे भी l है, यहां पे भी l है। तो सेंट्रॉइड पे हमें क्या बताना है, तो सेंट्रॉइड पे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने ऐसा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करा होगा, आपने ऐसा सवाल ग्रेविटेशनल फील्ड में भी करा होगा। बेटा इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मासेस। एंड बाय द सिमेट्री आई कैन क्लेम दैट कि इसकी, इसकी और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर इन तीनों की ग्रेविटेशनल फील्ड अगर देखी जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम आएगी अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। दूसरी बात, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। अगर मैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड E मानता हूं तो ये भी E मानूंगा और ये भी E मानूंगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। अब आपने पढ़ा कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आइदर ऑफ द वेक्टर के बराबर होती है। तो इस वेक्टर की वैल्यू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो E आएगा। हाँ सर, वो E आएगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट और ये वाला दोनों एक ही लाइन पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब नेट क्या हो जाएगा, तो अनडाउटेडली नेट विल बिकम जीरो, नेट विल बिकम जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस विल बी सेम एज दैट ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। तो आपको मालूम है कि v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ गामा r t डिवाइडेड बाय m, यही होती है। इसका मतलब अगर मैं v नाइट्रोजन अपॉन v ऑफ ऑक्सीजन लिखूं तो दिस शुड बी इक्वल टू 1। गामा और r सेम होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हम नाइट्रोजन के लिए लिखें तो टेम्परेचर हमें चाहिए और मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 400 डिवाइडेड बाय इसके लिए कितना हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व करिए तो v नाइट्रोजन एंड v ऑक्सीजन का रेशियो विल बी इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 400, राइट। तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है, ये 50 हो गया, ऐसे ही तो हुआ। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1/t और ये 350 हो जाएगा क्या, हाँ सर। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, t की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 350। अच्छा, अब यहां पर कंफ्यूजन है, ये जो 350 आया दिस विल बी ऑब्वियसली इन केल्विन, क्योंकि आपने टेम्परेचर केल्विन में रखा है, तो ये जो आएगा वो ऑब्वियसली केल्विन में होगा। लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस हैं उसमें सब में सेल्सियस है, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो।
तो क्या करना है आपको, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 350 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, 273 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 350 में से 273 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ सर, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा, तो 77 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट चाहिए, तो आप सबको याद होगा mr²/4 होता है, आपने निकाला होगा ना परपेंडिकुलर डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट रटी रटाई बात है, mr²/4 होता है। आगे बढ़ते हैं। The graph between the maximum height attained at the time of flight of a particle thrown vertically upward with a variable speed will be। अब यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर स्पीड को वेरिएबल करा गया है, स्पीड को क्या करा गया है, वेरिएबल करा गया है। तो अगर स्पीड को आपने वेरिएबल कर दिया, स्पीड को क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया, स्पीड को आपने वेरिएबल कर दिया, तो उस केस में वो आपसे कह रहा है कि ग्राफ जो होगा वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ कैसा होगा। तो स्पीड को आपने करा है वेरिएबल और ग्राफ पूछा जा रहा है, तो चलिए सर ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब इसमें किसका ग्राफ बनाना है, मैक्सिमम हाइट का। जनरली हमें मालूम है कि मैक्सिमम हाइट अगर v से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू क्या होती है, v² डिवाइड बाई 2g होती है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का जो समय लगता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का जो समय लगता है वो समय कितना होता है, तो वो समय, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये हाइट विल बी इक्वल टू v²/2g, मगर v बदल रहा होगा। अगर v नहीं बदल रहा होता तो कहानी अलग होती। यहां पर क्या हो रहा है, v बदल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, v बदल रहा है। तो अब चूंकि v बदल रहा है तो आप एक बात समझिए सर, टाइम अगर आपने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम की वैल्यू, तो ऊपर जाने में जो टाइम होता है वो u/g होता है, और नीचे आने में भी जो टाइम होता है वो u/g होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बाई g। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू सिर्फ ऊपर ऊपर जाते जाते लिख दूं, है ना, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v/g हो जाएगी, यही तो होगा टाइम की वैल्यू। हाँ सर, टाइम की वैल्यू यही हो जाएगी। तो अगर मैं h की जगह इस वैल्यू को अगर मैं उठा के रखूं तो v की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं g × t, यहां रख दो। तो अगर मैं यहां रखूंगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तो g t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइड बाई 2g। इसका मतलब ये हाफ इंटू g मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर होगा, हाँ सर होगा। अब ये h जो है वो टी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, किससे प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर से, मतलब क्वाड्रेटिकली रिलेटेड है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। आगे बढ़ते हैं सर। A barometer kept in elevator reads 76 centimeter when it is at rest. If the elevator goes down with an acceleration g/2, then the reading will be. अच्छा साहब, ये एलिवेटर अगर नीचे जा रहा हो तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g लिखिए, यहाँ तो g हो गया, और ये g/2 से नीचे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स के लिए आप क्या लिखेगा, इधर ये स्यूडो फोर्स ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें g इफेक्टिव लिखूं तो यहाँ पर एक बात समझिए, g इफेक्टिव विल बी इक्वल टू g माइनस ऑफ g/2, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है रो इंटू g इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई h, यही होता है प्रेशर। अब यहां पर अगर हम देखें सर तो रो इंटू जी इफेक्टिव की जगह मैं लिख दूंगा g माइनस ऑफ g/2 मल्टीप्लाइड बाई ये हाइट मैं कुछ h डैश लिख देता हूं बैरोमीटर का इनसाइड द लिफ्ट। और हमें मालूम है कि मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू रो GH। रो से रो छमछमा गया सर, ये g/2 से अगर g/2 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू g/2, है ना, ये कितना आ जाएगा g/2 इंटू कितना h डैश इंटू कितना h डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू GH, विल बी इक्वल टू GH, है ना, विल बी इक्वल टू GH, है ना। तो यहां से ये G से G सन्नाटे में सर, तो H डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2H, और H की वैल्यू कितनी गिवन है, तो देखो एलिवेटर रीड 76 सेंटीमीटर, तो एलिवेटर रीड 76 सेंटीमीटर में 76 क्या हो गया, H की वैल्यू हो गई, H को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो H को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 152 आ जाएगा। इसका मतलब 152 ऑब्वियसली ग्रेटर है देन दैट ऑफ 76 सेंटीमीटर से, क्लियर है, 76 सेंटीमीटर से। आगे बढ़ते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉर अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड ऑन द ग्राउंड। द रेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल टुवर्ड्स द मैन। द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ द मैन चाहिए, स्पीड ऑफ द रेन, सॉरी स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड चाहिए। तो आप सबको मालूम है कि स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कैन बी रिटन एज इक्वल टू स्पीड ऑफ
रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस ऑफ स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यही तो लिखते हो आप भाई, दोनों का वेक्टर सम करते हो आप, है ना। तो स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब आपसे कह रहा है कि फॉर अ मैन वर्किंग एट a स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड ऑन द ग्राउंड, कितने मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से ऑन द ग्राउंड, दिस मींस दैट मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 6 है। अच्छा साहब, द रेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे फॉल करता हुआ नजर आ रहा है, तो देख लो भाई साहब 45 डिग्री के एंगल पे फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये फॉल करता हुआ 45 डिग्री के एंगल पे नजर आ रहा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि साहब द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, स्पीड रेन की कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो पहली बात तो ये समझिए, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है 45 डिग्री पर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है 45 डिग्री पर, तो ये रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आ रहा है। और ये दोनों कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पर भाई, मैन और रेन। तो रेन एज मैन, अगर मान लो कि मैन इज गोइंग दिस वे, तो रेन वुड बी फॉलोइंग दिस वे, यही तो हो रहा होगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, या जैसे भी फॉल करे वो, जैसे भी फॉल करे, क्लियर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितने एंगल पे आ रहा है, 45। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच ये दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और रिजल्टेंट आ रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, जब दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो। देखो एक बात याद रखना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, और हमसे पूछा क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज सेम एज velocity of rain with respect to the ground। तो velocity of man with respect to the ground कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो velocity of rain with respect to the ground भी कितना होगा, 6 होगा। तो this will be the answer। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, the moment of inertia of a solid sphere of radius r about an diameter, moment of inertia of a solid sphere of radius r about an axis passing through its diameter is I। ये एक्चुअली में I होना चाहिए, ये एल है तो एल, चलो यार ये आई होना चाहिए वैसे तो, खैर चलो एल हो आई हो जो भी हो। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस r/3। यहां से सर्कुलर डिस्क बनाया हमने, और उस सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है, थिकनेस r/3 है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज। अब देखिए सर, ये सवाल बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। तो देखिए सर, पहली बात तो यह है कि अगर स्फीयर लिखा हुआ है, मींस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 m into r का स्क्वायर। ये होता है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका होता है, ये स्फीयर का होता है। किस एक्सिस के अबाउट होता है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड अलोंग इट्स डायमीटर। ये हो गया सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। अब हमसे कह रहा है कि इस स्फीयर को हमने पिघलाया, पिघला के डिस्क बना दिया, और ऐसी डिस्क बनाया जिसका जो थिकनेस है वो r/3 है। क्लियर है। तो अगर हम थिकनेस वाला डिस्क बना देंगे, तो थिकनेस वाली डिस्क का दूसरा मतलब सिलेंडर भी कह सकते हो। थिकनेस वाली डिस्क का मतलब सिलेंडर भी कह सकते हो भाई। सिलेंडर को चिपटा कर दो, डिस्क बन जाती है, डिस्क को ऐसा उठा दो तो सिलेंडर बन जाता है। तो खैर, तो एक बात तो क्लियर है कि सर जब हम इसको इसमें चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, बट यस साइज विल गेट चेंज्ड। ठीक है, जब आपने उसको डिस्क बनाया ऑफ द थिकनेस ऑफ r/3, तो साइज में तो फर्क पड़ेगा। तो साइज में अगर फर्क पड़ेगा, तो उसका जो रेडियस है डिस्क का वो कितना होगा, रेडियस ऑफ द डिस्क कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें बस वॉल्यूम इक्वेट कर देना, 4/3 पाई इंटू r का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू कितना, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ द डिस्क। पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाइड बाई हाइट विल बी इक्वल टू r/3। तो ये भी r क्यूब हो गया, ये हाइट, ये एक मिनट सॉरी, यहां पर 4/3 पाई r क्यूब इंटू पाई इंटू इसका रेडियस। तो इसका रेडियस कितना होगा, मान लो r1 कह देता हूं, r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना, r/3, यही तो होगा। तो पाई से पाई वाला टर्म यहां से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 से ये वाला 3 वाला टर्म कैंसिल हो गया, एक r से एक r वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर। तो r1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ r हो गई। r1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ r हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर डायमीटर मतलब परपेंडिकुलर टू द डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर लिखना है। तो ये फॉर्मूला होता है mr² by 2।
क्लियर है? कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो m बाई 2 और ये r1 कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो m बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई 2r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एम आर स्क्वायर की वैल्यू कहां से लाऊं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एम आर स्क्वायर बराबर 5i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहां रख दीजिए। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नया वाला आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 multiplied by 5i divided by 2, 2 से 2 क्षमा छम, तो this will be equal to 5i, this will be equal to 5i, this will be the answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the pressure amplitude of sound wave is increased by a factor of 4, then the average intensity increased by a factor of, आपको मालूम है कि intensity is directly proportional to amplitude का स्क्वायर, amplitude का स्क्वायर तो 4 हुआ, तो amplitude का स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये कितना टाइम्स हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं। A body whose momentum is non-zero constant, non-zero है और constant है, non-zero constant must have constant non-zero force, non-zero constant है तो non-zero force होना चाहिए, non-zero velocity होनी चाहिए, non-zero acceleration होना चाहिए या all of these होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि non-zero velocity होनी चाहिए सर, non-zero velocity, क्योंकि अगर force लगेगा तो velocity बदलेगी भाई, मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, तो फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा। और वो कह रहा है कि मोमेंटम इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वेलोसिटी हो नॉन जीरो और कांस्टेंट हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस किसके लिए एप्लीकेबल है, स्फेरिकल बॉडीज, लीनियर ऑब्जेक्ट्स ओनली, प्लेनर बॉडीज एंड ओनली, ठीक है, बॉडीज ऑफ एनी शेप, नहीं भाई प्लेनर बॉडी, प्लेनर लैमिना लिखा जाता है ना, प्लेनर लैमिना, ठीक है, प्लेनर लैमिना लिखा जाता है, मतलब दो कोऑर्डिनेट वाली बॉडी हो, प्लेनर बॉडी हो और उसमें थर्ड एक्सिस उस दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ कोलिशन द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड जस्ट आफ्टर एंड बिफोर द कोलिशन। भाई आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कोलिशन हो सब में मोमेंटम सब में कंजर्व रहता है। हाँ, ये अलग बात है काइनेटिक एनर्जी किसी में कंजर्व रहती है किसी में नहीं रहती है, मगर मोमेंटम सब में कंजर्व रहता है, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, राइट। आगे बढ़िए। Select the correct option regarding moment of inertia of point mass. It changes if the mass is shift parallel to the axis of the rotation. ये गलत बात है। देखो, moment of inertia होता है mass into square of perpendicular distance, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सिस है और इसी के पैरेलल आप इसको उठाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही रहेगा। चेंज तब होगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदला जाए या मास बदला जाए। तो इट चेंजेस इफ द मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, गलत बात नहीं, चेंज होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डज नॉट चेंज इफ द मास इज रोटेटेड विद अ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई वेरिएबल, इट डज नॉट चेंज, ऐसा कैसे, इट डज नॉट चेंज कैसे, ठीक है, इट डज नॉट चेंज कैसे, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी करिएगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी करिएगा तो क्या हो जाएगा सर, तो वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी करिएगा तो आपका अल्फा जो होगा वो अल्फा आएगा, एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है तो अल्फा आएगा, ठीक है, अल्फा आ जाएगा ना, तो अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा जो आएगा तो इसका मतलब है कि मोमेंटम का चेंज हो रहा है इस केस में, है ना, इसका मोमेंटम का चेंज हो रहा है। और मोमेंटम होता क्या है, आई इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा बदलेगा तो आई भी बदलता है, ओमेगा बदलेगा तो आई भी बदलता है। तो मेरे हिसाब से जो ये आंसर होगा वो सिंपली इट डज नॉट या इट डिपेंड्स on the distance of mass from the axis of rotation, it depends on the mass from the axis of rotation। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। When an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases internal energy of the gas is। अब यहाँ पर अगर आप देखो, when an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which is increases internal energy of the gases। तो fraction of heat energy supplied, वो heat energy supply जो क्या increase कर दे, तो वो increase कर दे क्या, internal energy, fraction of heat energy which increases internal energy। ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे साहब, तो क्या करोगे सर इसका, तो fraction of internal energy, तो क्या करोगे सर, तो सीधी सी बात है, आपसे कह रहा है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना,
कांस्टेंट प्रेशर, तो फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको वो इंटरनल एनर्जी और उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। हीट सप्लाइड और इंटरनल एनर्जी का क्या पूछ रहा है आपसे? रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? रेशियो पूछ रहा है। तो अगर आपको रेशियो पूछ रहा है तो क्या करिएगा सर? आपसे वो पूछ रहा है डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू, तो क्या करिएगा सर? तो सीधा सीधा कुछ मत करिए, डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू लिख दीजिए शराफत से, और डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू लिखिएगा। तो यहां पर आप लिखिएगा एन इंटू सी वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, और यहां पर चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी, एन से एन छम 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 छमा छम छम। आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है तो आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आइडियल मोनो एटॉमिक गैस? तो ये 5/2 आर, ठीक है। आर से आर सन्नाटे में, 2 से 2 छम छमा छम, तो 3/5। तो आंसर क्या आएगा? 3/5। आपको ये समझना था कि दे आर आस्किंग यू डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू। आगे बढ़ते हैं साहब। A particle starts moving with constant acceleration 3 meter per second square. Distance traveled by the particle in 4th second of its journey. आपको पता है ये 4th second की बात कर रहा है, तो nth इक्वेशन लगा दीजिए। A particle starts moving with constant acceleration. तो starts moving with initial velocity 0. तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u प्लस ऑफ a by 2. a की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 1, ठीक है साहब। तो ये 4 2 8 7 7 21, 21 डिवाइडेड by 2, और 21 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10.25 मीटर, 10.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इफ द टाइम t, फोर्स v, force f, velocity v are chosen as fundamental quantities, then dimensional formula of power। मतलब अगर इनको आपने चूज कर लिया है as fundamental quantities instead of mass, length and time, अगर आपने इनको चूज कर लिया as fundamental quantities, तो आपको कह रहा है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो पावर होता क्या है? तो पावर होता है साहब F इंटू वी, है ना। और F के लिए F ही इस्तेमाल होगा, V के लिए V यूज होगा। और इसमें कोई टाइम है क्या? नहीं है सर, तो टाइम का पावर 0 भी कर सकते हैं हम, तो FVT का पावर 0 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। If a barometer carries water instead of mercury, the height of the column for a pressure equivalent to 75 centimeter of mercury will be। तो अगर 75 centimeter of mercury मतलब 70 height of column of pressure equivalent to 75 centimeter of mercury, तो देखो मरकरी के 75 सेंटीमीटर के कारण जो प्रेशर है, वाटर के कितने हाइट के कारण उतना ही प्रेशर होगा, यही सवाल है। वाटर के कितने हाइट का प्रेशर मरकरी के 75 सेंटीमीटर के हाइट के प्रेशर के बराबर होगा। तो कुछ मत करो, आपको करना क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखो, G इंटू H, तो G तो दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखते हैं 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 75 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 इज इक्वल टू वाटर की डेंसिटी 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय H। यही हमें निकालना है, ठीक है सर। तो यही हमें निकालना है ना। एक मीटर में कन्वर्ट किया है, 10 का पावर 3 10 का पावर 3 कैंसिल हो गया, तो H की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। H की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आ जाए वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं। H की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो जो भी आ जाए वो फाइनल आंसर है। आगे बढ़ा जाए। अ वेव इक्वेशन y is equal to 10 to the power minus 4 sin 60t plus of 2x, where x and y are in meters and t is in seconds. Select the correct option. The wave travels with a velocity of 300 meter per second in the negative direction of y axis। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन तो है, मगर ये 300 से है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है मल्टीपल चॉइस, मतलब मल्टीपल चॉइस में सिंगल करेक्ट ही होता है आपका, तो सिंगल करेक्ट ही है, तो कोई एक पता कर लो तो बाकी सब ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो आप देखिए सर, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो y कैन बी रिटन एज a sin ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ kx। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 60, तो ओमेगा इज इक्वल टू 60। इसका मतलब कितना हुआ? 2 पाई इंटू f इज इक्वल टू 60 भी लिख सकता हूं मैं, या 2 पाई बाई t इज इक्वल टू 60 भी लिख सकता हूं। हमें क्या क्या गिवन है? वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव गिवन है, राइट। तो f की वैल्यू अगर हम लिखें तो 60 बाई 2 पाई, यही होगा ना। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो 30 अपॉन पाई, ये तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इतना। अच्छा, k की बात करते हैं। k 2
ये k है ना, तो ये k इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई। लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, पाई के बराबर। भाई वेवलेंथ ऑफ द वेव इज पाई, बिल्कुल सही बात आई, तो पाई पाई लैम्डा इज इक्वल टू पाई। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कह रहा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ मोल्स ऑफ नियॉन gas is shown in the figure. The ratio of heat absorbed to change in internal energy of the gas in the process 1 to 2, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस में 1 से लेके 2 तक के इस वाले प्रोसेस में आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट एब्जॉर्ब्ड के बीच का जो रेशियो है वो बताना है आपको। ठीक है साहब, तो वो बताना है, तो चलिए वो बताते हैं। ठीक है साहब, तो आप देखिए द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इन प्रोसेस 1 से लेके 2 तक, तो यहां से यहां तक की बात कर रहा है। अच्छा साहब, यहां से यहां तक की बात कर रहा है, तो ये 1 से 2 में अगर आप जा रहे हो तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि प्रेशर भी बदल रहा है। हाँ सर, प्रेशर भी बदल रहा है और टेम्परेचर भी बदल रहा है। हाँ सर, टेम्परेचर भी बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अच्छा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो हमें मालूम है कि एज PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, nR बाई V मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, T, तो P ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब हो गया कि दिस प्रोसेस, मुझे जो नजर आया कि दिस प्रोसेस इज बेसिकली द आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट मींस इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देखो तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ क्या लिखते हो, प्लस ऑफ W। चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ये टर्म जीरो हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा U अगर हम करेंगे तो ये रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। ये रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, चाहे ये अपॉन ये या ये अपॉन ये, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। आगे बढ़ते हैं सर, a particle of mass moving in x direction with a speed of 6 meter per second and another mass 2m is moving in y direction with a speed of 3 meter per second. If they collide perfectly inelastically, then final speed of the combined block is, भाई एक x एक्सिस में जा रहा है, दूसरा किस में जा रहा है, तो दूसरा y एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों x और y एक्सिस में जा रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपसे को बताना है कि जब दोनों का कोलिशन होगा तो दोनों के कोलिशन के बाद क्या बताना है, फाइनल स्पीड ऑफ द कंबाइंड सिस्टम ऑफ द ब्लॉक्स। तो मुझे एक बात बताओ, ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और मास कितना है, 2m है, मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, अ पार्टिकल ऑफ मास m, सॉरी ये m है, इसका ये 6 है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो आप इसको एक इक्वेशन में अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम लिख दो, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस प्लस मोमेंटम अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट मोमेंटम। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, तो x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम 6m i कैप, ठीक है साहब, प्लस ऑफ y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम 2m हो गया ना, तो 2m मल्टीप्लाइड बाई 3 कौन सा कैप, j कैप, और इज इक्वल टू जब टकरा के एक बन गए तो m प्लस ऑफ 2m कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर v। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व कर दें इसको तो ये कितना हो जाएगा, 6m i कैप 6m j कैप और ये 3m, तो ये हो जाएगा सर 6m i कैप प्लस ऑफ 6m j कैप प्लस इज इक्वल टू कितना, 3m v, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये 3m ये 2 हो जाएगा, ये 3m ये 2 हो जाएगा, राइट। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2i कैप प्लस ऑफ 2j कैप, और इसको सॉल्व करिएगा तो v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2√2, क्योंकि उसने स्पीड वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 2√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट बेटे। चलो सर आगे बढ़ते हैं, चलो बेटे आखिरी सवाल, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 5√5 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना, इन दोनों में वेलोसिटी का चेंज निकालना है, डिफरेंस, तो डेल्टा V नेट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू, यहां पर भी V है यहां पर भी V है, आपसे कहा है ना पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अभी यूनिफॉर्म स्पीड को मैं v मान के चल लेता हूं, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू v cos 127 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 37, और cos 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2v का स्क्वायर माइनस ऑफ 2v का स्क्वायर, और ये हो गया
cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 37 मतलब माइनस ऑफ 3/5, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस विल बी इक्वल टू 2v का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ ये 2v का स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 1 प्लस ऑफ 3/5 लिख दो, 1 प्लस ऑफ 3/5, यहां से 2v स्क्वायर निकल गया 1, यहां से 2v स्क्वायर निकला तो 1 प्लस 3/5, और 3/5 मतलब 5 और 3 8, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8 और ये 2 तो कितना हो गया 16, 16v स्क्वायर का मतलब हो गया कि 4 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5। अब इसको सॉल्व करिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5√5 डिवाइडेड बाय √5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो 20 विल बी द आंसर। चेक कर लो, 20 इज द आंसर, राइट बेटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत मजा आया, वाह रे वाह।